हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडिशा आईएएस एकेडमी। मैं हूं आपका सूर्य सर। मैं आज लेके आ रहा हूं क्लासिकल ग्रामर बुक रेनन मार्टिन को पढ़ाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहे और चलो चलते हैं हम। रेनन मार्टिन आपको पता होता है कि ये क्लासिक होता है, बहुत पुराने बुक है और काफी सारे लोग आज भी उसका नया वर्जन को पसंद करते हैं। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, यूपीएससी, ओपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या स्कूल में कोई बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहे, कॉलेज में पढ़ रहे, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं इंग्लिश ग्रामर आपका तंग है तो रेनन मार्टिन है। तो आप घर पे रखे होंगे, उसको पढ़े नहीं होंगे, आप उसको देखिए, ओपन करिए, अभी आप देखिए वहां पे हमारे मदद से आप उसको पढ़ सकते हैं, कंप्लीट बुक को पढ़ सकते हैं। आप बने रहे। चलो, पहली बार आपको कोई पढ़ाएगा रेनन मार्टिन कंप्लीट वीडियोस के माध्यम से। आप घर पे बैठे हुए रेनन मार्टिन को पढ़ सकते हैं। चलो चलते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। एक क्लासिक ग्रामर बुक रेनन मार्टिन आपके साथ बने रहूंगा, हर क्लास में आपको मदद करते रहूंगा, हर एक्सरसाइज करूंगा, हर थ्योरी पढ़ाऊंगा, बुक को कंप्लीट करूंगा और आप बने रहेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। आप बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको आपके एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम, ओपीएससी एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम, हर एग्जाम्स में इंग्लिश एक कंपलसरी पेपर है। चलो चलते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। सेंटेंस आज हम पढ़ाने वाले हैं हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेनन मार्टिन। इसमें पहला चैप्टर जो है वो रिलेटेड टू सेंटेंस है। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर 1 which is based on sentence। आप लोगों को पता होता है what is a sentence? According to Renan Martin, when we speak and write, we use words and we generally use these words in groups. A group of words like this, a group of words like this. Little Jack Homer sat in a corner. So how many words? You can look at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 words in a group. A group of words like this which makes a complete sense is called a sentence. So let's understand what a sentence means. In case of language especially, when we talk about a sentence is a middle hierarchy of language. The top hierarchy is a text. The next hierarchy is a paragraph. Paragraph consists of a sentence. तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये सेंटेंस होता क्या है। बिलो दैट वी कैन फाइंड ए क्लोज और ए फ्रेज एंड दोज कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स। सो अकॉर्डिंग टू रेनन मार्टिन वी कैन सी a group of words like this. Little Jack Horner sat in a corner, which makes a complete sense. Does it make a sense? Yes, it makes a sense. Little Jack Homer sit where? Sat where? It's sat in a corner. So this group of words make a complete sense. That's why it is called a sentence. So sentence, group of words. हम थोड़ा सा और इसके बारे में सोचेंगे। ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, ये सेंस बनाना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉज भी होता है। सो इसीलिए हम बोल नहीं सकते ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस होगा, जरूरी नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज कब होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज जब भी होगा वो क्या देगा? मीनिंग। बट जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंस देगा, दैट विल गिव ए सेंस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम क्लॉज। नंबर ऑफ क्लॉजेस कंबाइंड टुगेदर that creates a sentence. So sentence, a group of words, it is sure, ये हमें पता होता है कि group of words होता है, but generally it consists of clauses and phrases as well. इसीलिए हम इसके बारे में आगे अगली कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे। रेनन मार्टिन में ये लिखा भी हुआ है, हम आगे देखेंगे। अभी हाल फिलहाल हम देखेंगे what is the kinds of sentence. So let's understand the kinds of sentence. Here there are 4 kinds of sentence. Have a look at it. So there are 4 kinds of sentence. Sentence are of 4 kinds. Look at the sentence. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty sat on a wall. This is a statement or it is an assertion. There is no negative sentence. It is a positive sentence. That's why it's called assertions or statements. The first one is statement. The second one we can see. There is a question mark. So where do you live? This is a question. So we can say that another kind of sentence is based on questions. So second type is based on question. Just like an example, where do you live? So the question mark shows that it's a question, but the statement or assertion ends with a full stop. Third category of sentence is based on commands, request and entreaties. If I say be quiet like this,
or have mercy upon us. This. So be quiet means I do give a command. If I say be mercy upon us, it's a request. So whether it's a command or request, this is third kind of sentence. Fourth kind of sentence is based on strong feelings. So third kind of sentence is based on commands, requests, etc. Commands, requests, etc. Fourth kind of sentence is based on strong feelings. Strong feelings. So let's take the example. Example is over here. So we can see the example. The example is very simple. How cold the night is. How cold is the night is. This is an example. It ends with you can see an exclamatory marks. The examples here is how cold the night is. How cold the night is ends with an exclamatory marks. Similarly, what a shame. What a shame. This is also ending with an exclamatory mark. This is an exclamatory marks. This is like this. So any sentence ends with an exclamatory mark is another kind of sentence. So there are four types of sentence or four kinds of sentence. Here one is declarative one, which is based on statements and assertions. Another kind of sentence, this is one. Another kind of sentence is two. This is based on question, which is known as interrogative sentence. Third kind of sentence is based on command or entreaty, which is called imperative sentence. And fourth kind of sentence is based on strong feelings, and this is known as exclamatory sentence. So let's understand and make a brief note of it. There are four kinds of sentence. One is assertive or declarative sentence. Second type of sentence is interrogative sentence. Third type of sentence is known as imperative sentence. And fourth type of sentence is known as exclamatory sentence. To make it brief, we can say that the punctuation marks actually we give or we put over here is, for this type of sentence we put punctuation mark like full stop, we give full stop. Here in the case of interrogative sentence we use question mark, and third type of sentence also ends with a full stop. Fourth type of sentence is ending with an exclamatory marks. So you can note it down. आप लोग अपना नोट्स में लिख दीजिए. ये 2-4 प्रकार की सेंटेंस है और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है यू कैन चेंज इट ऑल्सो. आप लोग कोशिश करें, हम 2-4 एग्जाम्पल्स और दे देते हैं, सिंपल एग्जाम्पल्स, और आपको सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंस 1, there are 2, 3 and 4 kinds of sentences. Sentence kinds, 4 kinds. So 1, especially based on statement, we can say like this: he is a nice man. This is also a statement. This is known as declarative sentence. Group of words, he is a word, is a nice man. These are words, group of words. It gives a sense, and it gives a positive sense, declarative sense. That's why the statement is known as declarative sentence. Next is based on question, as we have studied. So we can take an example. The example is how are you, and I put a question mark over here. This is an interrogative sentence and it ends with a question mark. So that's why the sentence which is based on question is known as interrogative sentence. You can note down, आप लोग note down करें. So जो थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस है, आप देखिए, थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, कमांड, एटसेट्रा. यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए. एक एग्जाम्पल है, प्लीज कम हियर. प्लीज कम हियर. दिस इज a request, and this is another kind of sentence which is known as imperative sentence. This is known as imperative sentence. Now, fourth kind of sentence, what we have studied from the book, is exclamation. It's based on strong feelings. मैं इसमें brief कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा note down करें. Strong feelings. So this, let's take an example. This is an example we have given. This is another example we have given. So strong feelings, based on strong feelings. What a nice shot. आप क्रिकेट खेलते हैं तो you can say like this, what a nice shot. So what a nice shot is ending with an exclamatory mark, and it is a strong feelings, and this type of sentence is known as
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सो आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा कि जो 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट और कमांड, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ये जो 4 प्रकार की सेंटेंसेस है उनको क्या बोला जाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है और फाइनली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। सो आप इसको नोट डाउन करें और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रीवियस स्लाइड में देखिए यहाँ पे, अब हम चैप्टर 2 में चलते हैं। सो चैप्टर 2 में हम कोशिश करेंगे इसको समझने के लिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, वन इज सब्जेक्ट, अनदर इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट इज टॉपिक। प्रेडिकेट होता क्या है? प्रेडिकेट इज एन एक्सप्लेनेशन। तो हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे, वी नेम सम पर्सन और थिंग्स। एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, व्हेन वी मेक सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग विच इज टॉपिक। यहाँ पे लिखा, वी नेम सम पर्सन और थिंग विच इज टॉपिक एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग इज एन एक्सप्लेनेशन। ग्रामर बुक में इसका नाम क्या दिया गया? टॉपिक को सब्जेक्ट का टर्मिनोलॉजी दिया गया और एक्सप्लेनेशन को द टर्म्स जो इन्होंने दिए उसको प्रेडिकेट बोला जाता है। सो इट्स अ ग्रामेटिकल टर्म्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट मीन्स टॉपिक और we name some person or thing. When we say something about that person or thing is known as explanation, or in grammar book it is known as predicate. So ये दो subject and predicate words है, ये terminology है, ये terms है and it's defined by the book. You have to remember this, you have to note it down. In other words, we must have a subject to speak about. We must say or predicate something about the subject. Whereas sentence has 2 parts. The part which names the person, thing we are speaking about is known as subject. Second, the part which tells something about the subject is predicate of the sentence. But example हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक example, मैं यहाँ पे एक example ले रहा हूँ। example देखिए, the man is standing there. So here we are talking about a person. This part is known as subject, but is standing there is an explanation about that man. This is known as predicate. So sometimes subject generally comes in the beginning of the sentence and predicate comes later. You can look at it. यहाँ पे आप देखिए predicate कहाँ से शुरू होती है? तो verb, जो मेन verb से वहाँ से predicate स्टार्ट होती है और उससे पहले जो हिस्सा है सेंटेंस का उसको subject माना जाता है। तो subject is a term which means actually the topic what we are talking about. उस टॉपिक के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं और ये आपको थोड़ा समझना है अकॉर्डिंग टू बुक ऑल्सो हियर, बट नॉट नेसेसरली इट हैपन्स लाइक दैट वे। आप देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, हियर कम्स द बस। जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है ये आपको दिमाग में आएगा कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आती है, बट कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। आप देखिए, हियर कम्स द बस, व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट आपको क्या लग रहा है सब्जेक्ट है क्या? यहाँ पे द बस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले नहीं आया, कम्स बीच में आया, उससे पहले थोड़ा सा पार्ट है। तो पहला पार्ट जो है हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। कुछ ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट बाद में आती है और प्रेडिकेट पहले। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यहाँ पे देखिए द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी इज सब्जेक्ट बट स्वीट आर जो है पार्ट है वो प्रेडिकेट है। सो इन द इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट लेफ्ट आउट ऑल्सो। यू कैन से यू सिट डाउन, you can say you sit down, it is left out, we say simply sit down. So but we are actually using a hidden subject that is known as you. Here the subject is you and which is very much understood. आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी हुई। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं, एक्सरसाइज में चलते हैं और एक यहाँ पे एग्जाम्पल है थैंक हिम। सो यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है जो यू है, सो यू सब्जेक्ट। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट इज हिडन विच इज यू। अब आपके सामने ये क्वेश्चंस करवाते हैं, आप लोग थोड़ा फॉलो कीजिए और ये क्वेश्चन अराउंड 27 क्वेश्चंस है और इसमें जल्दी से हम करेंगे। तो द क्रैकलिंग ऑफ गीस ये जो है सब्जेक्ट और ये जो पार्ट है प्रेडिकेट है,
saved Rome, crackling of keys is subject and predicate is this part, because the crackling of keys is a topic and saved Rome is explanation. That's why this वो पार्ट को बोलते हैं सब्जेक्ट, इस पार्ट को बोलते हैं प्रेडिकेट. सिमिलरली आप बताइए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द बॉय. द बॉय होता है यहाँ पे सब्जेक्ट और स्टूड द बर्निंग डेक इज एन एक्सप्लेनेशन. दैट्स वाई इट इज नोन एज प्रेडिकेट. थर्ड क्वेश्चन में चलिए. टुबाल खेन इज एन मैन्स नेम. Tubal Cain was a man of might, he's a very powerful man. So it's a very traditional grammar book, Renan Martin. So it has many traditional sentences. We may not very familiar with these sentences these days, but हम लोग कोशिश करेंगे. ये क्लासिक जो है, रेनन मार्टिन इज ए क्लासिक बुक, तो उसको समझने के लिए इट विल रियली बी ए गुड जर्नी. हमारा और आपके बीच में अच्छा जर्नी रहने वाला है. तो आप देखिए यहाँ पे टुबाल खेन is a name of man. Maybe it's not the name very familiar to you, but T, the starting word is T capital, so you have to take is Tubal Cain. Tubal Cain is a name of a man. It's a topic. So name of the person is topic, but was the man of might is explanation. That's why was the man of might is predicate and Tubal Cain is subject. Question number 4 में चलिए. Stone walls do not make a prison. Stone walls आप जानते हैं, only आप स्टोन्स को रख दे और उसमें आप बोले कि ये प्रिजन हो गया, ये हो ही नहीं सकता. उसके बारे में बोलता है ये सेंटेंस. स्टोन वॉल्स टॉपिक है, डू नॉट मेक ए प्रिजन इज एन एक्सप्लेनेशन. दैट्स वाई स्टोन वॉल्स सब्जेक्ट एंड डू नॉट मेक ए प्रिजन प्रेडिकेट. 5th नंबर क्वेश्चन में चले. आप करिए, आप कोशिश करें. द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस. हैव यू एवर हर्ड द चॉपिंग ऑफ बर्ड्स? यू ऑलवेज फील गुड, यू ऑलवेज फील हैप्पी. So similarly, यहाँ पे लिखा the singing of the birds. This is the topic. Delights us. Explanation. That's why the singing of the birds is subject and delights us is predicate. Now 6 नंबर क्वेश्चन में चले. Miss Kitty एक पर्सन का नाम है, लेडीज का नाम है. The name of the woman is Miss Kitty. Was rude at the table one day. It's about the past. Past के बारे में बताते हैं. एक कैरेक्टर है Miss Kitty. Was rude at the table one day. So topic is Miss Kitty, that's why it's subject. And was rude at the table one day is predicate. आप अभी करें 7, क्वेश्चन नंबर 7. आपको अभी पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो ही है ये सब्जेक्ट हैज ए गुड मेमोरी प्रेडिकेट. बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली. एवरीबडी हैज a bad habit and we are not conscious about it. We are unconscious about it. So bad habits subject and grow unconsciously. If you are conscious, then obviously you cannot grow bad habits. So grow unconsciously is predicate. Then the earth revolves around the sun. The great discovery. The earth revolves around the sun. The earth is subject, revolves around the sun is predicate. Is an explanation. So question number 10, look at it. Nature is the best physician. Beautiful sentence. You can say, who is the best doctor? Nature. Maybe we take medications, but still our body naturally heals us. So that same sentence is talking about it. Nature is the topic, that's why it is called subject. Is the best physician is predicate. Edison. Have you heard about Edison? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, his title is Edison, invented a phonograph. So we are talking about the topic is addition. Addition is topic, subject. Invented the phonograph is predicate. The sea hath is a very old classical word. It's a very old classical word. Let's rub it up and we make it. So this question, look at this question. Sea hath. Maybe you are not familiar today what hath means. Earlier time people used to use in poems, in poetry, hath. Hath means has. The modern word is has. So we can write here the sea has. The sea has many thousand sands. It's many thousand sands. So is it many thousands? It's like this. So sea has many thousand sands. This many thousand sands including hath is known as predicate. We are talking about sea, that's why it is called subject. Now let's come to the question number 13. 13 में देखिए, we जो है ये सब्जेक्ट है. कैनॉट पंप द ओशन ड्राई. कैन यू पंप द ओशन ड्राई? व्हाट टाइप ऑफ पंप यू आर गोइंग टू टेक दैट यू कैन पंप द ओशन ड्राई? सो डू यू अंडरस्टैंड द ओशन? समुंदर. सो उसको पंप कर सकते हैं.
सुखा सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट फॉर्म द ओशन ड्राई, वी इज सब्जेक्ट एंड कैन नॉट फॉर्म द ओशन ड्राई इज प्रेडिकेट। Next question, beautiful sentences is a classic, so we need to we can really enjoy it if you are solving these questions. Borrowed garments, उधार लिया मतलब garments कपड़े, never fit well, it doesn't fit well. So borrowed garments क्या होता है? subject होता है, और never fits well predicate होता है, ध्यान रखें। और अगली क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करें एक बार। 15 नंबर क्वेश्चन, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हियर सब्जेक्ट इज द अर्ली बर्ड एंड द प्रेडिकेट इज कैचेस द वर्म। दिस इज a proverb. Here the question number 16, all matter is indestructible. Here all matter is subject, is all about the topic, and is indestructible, it's predicate, so it's an explanation. So predicate is explanation and subject is topic. Now let's move to question number 17. Question number 17, Islamabad is the capital of Pakistan. Here Islamabad is a name of a place which is subject, and is the capital of Pakistan is predicate and explanation. Question number 18, आप कोशिश कर सकते हैं, अभी तो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा यहाँ पे सब्जेक्ट किसको माना जाता है और प्रेडिकेट क्या होता है। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, ऑल रोड्स लीड टू रोम, ऑल रोड्स आर सब्जेक्ट and lead to Rome is predicate. And here also in the previous question, we is the subject and should profit by experience is predicate. Now let's move to the question number 20. Question number 20 में देखिए यहाँ पे conscience तक, a guilty of conscience is topic which is subject and needs no excuse is predicate. Guilty conscience, a guilty conscience needs no excuse. 21, question number 21 आप पढ़े। The beautiful rainbow soon faded away. Have you seen the rainbow? If you have seen rainbow for a fraction of minutes or fraction of seconds, like for a period of time, for a few minutes, it will be in the sky, and all of a sudden you look back, you will find nowhere the rainbow is. The beautiful rainbow soon faded away. The beautiful rainbow is subject and soon faded away is the explanatory part, so that's why it's predicate. Now question number 22, आप कोशिश करें। No man can serve two masters. बताइए सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे? No man can serve two masters. आपको कैसे पता चलेगा प्रेडिकेट पार्ट क्या है? आप कोशिश करें, यहाँ पे जो वर्ब है स्टार्टिंग जहाँ से होता है वो प्रेडिकेट होता है, और उससे पहले जो पार्ट है वो सब्जेक्ट है। A sick room should be well aired. Question number 23. A sick room should be well aired. So यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A sick room. यहाँ पे जो sick room है ये subject है. Should be well aired. Unhealthy room should be well aired. It is explanatory part, that's predicate. The dewdrops subject glitter in the sunshine. Whenever there is a sunshine, dewdrops ओश की बूंद वो ग्लिटर करता है, वैसे इसके बारे में बताएगा। द ड्यू ड्रॉप्स इज सब्जेक्ट एंड ग्लिटर इन द सनशाइन इज प्रेडिकेट। 25, क्वेश्चन नंबर 25 हम डिस्कस करते हैं। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। हु शॉट द एरो? आई सब्जेक्ट। शॉट एन एरो इनटू एयर इज प्रेडिकेट। ए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे पहले भी बताया गया कि कभी कभार सब्जेक्ट बाद में होता है। जनरली हमने जितने सारे क्वेश्चन किए यहाँ पे सब्जेक्ट स्टार्टिंग में रहता था, बट ये 2 क्वेश्चन में आप देखें कभी कभार कुछ लिटरेरी सेंटेंस में क्लासिक में हम लोग को मिलता है कि सब्जेक्ट बाद में होता है। द शेफर्ड इज सब्जेक्ट ओवर हियर। यहाँ पे थोड़ा और क्लैरिटी में बताते हैं ये 2 सेंटेंस को, फाइनल 2 सेंटेंसेस बाय विच यू कैन हैव फेयर आइडिया। कभी कभार सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं होता है, बाद में होता है। तो यहाँ पे देखिए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। हु हियर्स द बार्किंग साउंड? द शेफर्ड। जो एजेंट है, जो टॉपिक है वो शेफर्ड है, तो दैट्स व्हाई सब्जेक्ट इज शेफर्ड। द शेफर्ड, द शेफर्ड इज सब्जेक्ट, द शेफर्ड इज सब्जेक्ट। हियर्स इज वर्ब and a barking sound is again an explanation.
hears and a barking sound is predicate. On the top of the hill lives a hermit. Who lives? Hermit. Hermit is subject and lives on the top of the hill. This part is predicate. आज हमने चैप्टर 2 तक करवाए. एक्सरसाइज 1 रेन मार्टिन का करवाए. रेन मार्टिन एक क्लासिक बुक है, बहुत पुराने ग्रामर बुक है. एवरीबडी माइट हैव that book in their house. They keep it for improving their English language, English grammar especially. Composition also सुधार सकते हैं इस बुक के हेल्प से. काफ़ी लोग इसको एक्चुअली रेफर करते हैं. स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, जो सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी, ओपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस, वहाँ पे ये बुक काफ़ी मदद कर सकता है आपको. उसमें ग्रामर आती है, कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर आती है. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एसएससी, बैंकिंग रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स हो, वहाँ पे भी ग्रामर की बड़ा रोल है. सो आप लोग हमारे साथ बने रहिए. हम पूरी रेन एंड मार्टिन को सॉल्व करेंगे, आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे और ईच चैप्टर को डिकोड करेंगे. और आप घर पे बैठे हुए भी आप वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप इसको कवर कर सकते हैं, एंड टू एंड कवर कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं और ये आपको काफ़ी मदद करेगा. सो आज आपको कैसा लगा क्लासेस, ये आप हमें बताएं. और आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, बाय विच many people, more and more people can get benefit out of these videos. My name is सूर्य प्रसाद. मैं आपका इंग्लिश टीचर हूँ, मैं आपका सूर्य सर हूँ, मैं आपके साथ हूँ और आप जुड़े रहिए और पूरी बुक को आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं हमारे हेल्प से. आपको पूरी की पूरी जानकारी रेन मार्टिन के बारे में मिल जाएगी. नोट्स आप नोट डाउन करें, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको रिवाइज करें. कोई भी डाउट्स हो हमें बताएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.